नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में ब्लड, सेकेंड पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग और थर्ड पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लड को हम जिस शाखा के अंतर अध्ययन करते हैं उसको हम सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी यानी इन शाखाओं के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। ब्लड जो है वो नेचुरल कोलाइड होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड से मतलब है कि जिसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर ना किया जा सके, यानी फिल्टर करने पे कुछ न कुछ अवशेष फिल्टर पेपर पर बचा रह जाए। जैसे मिल्क को हम फिल्टर करेंगे तो कुछ न कुछ अवशेष बचा रहता है, या सोप सॉल्यूशन है उसको हम फिल्टर करते हैं तो कुछ न कुछ अवशेष ऊपर बच जाता है। यानी कहने का मतलब है कि फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर पूरी तरह से ना किया जा सके, उसको हम कोलाइड कहते हैं। तो ये नेचुरल कोलाइड होता है। कनेक्टिंग टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है ब्लड। और ब्लड का पीएच जो है 7.4 यानी बेसिक इन मीडियम होता है। जैसे 7 जो है 7 न्यूट्रल है, इसके इधर जो है एसिडिक होता है, एसिडिक, और इसके बाद जो है बेसिक। तो ये 7.4 है तो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है। मेल में ब्लड जो है 5.5 लीटर होता है, फीमेल में ब्लड 5 लीटर होता है, यानी आधा लीटर कम पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड बनता कहाँ है। बच्चे का जब फॉर्मेशन होता है, यानी जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, एम्ब्रियो अवस्था में रहता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। और जब एडल्ट हो जाता है, यानी एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और ये स्टोर कहाँ किया जाता है? बनता है लीवर में, बोन मैरो में, और स्टोर किया जाता है स्प्लीन में। और डेथ प्लेस भी स्प्लीन है, तो इसीलिए स्प्लीन में ब्लड को स्टोर किया जाता है, इसीलिए हम इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, यानी डेथ प्लेस भी कहते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यानी ये आपको ये मात्रा नहीं दिया रहता है, मात्रा तो ऑप्शन में रहता ही है, आपको ये याद रखना है 200। हीमोग्लोबिन मेल में जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब ब्लड का वर्क क्या है? ब्लड कौन कौन सा कार्य करता है? ब्लड जो है ताप नियंत्रक है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में 2 ही फंक्शन है जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, एक रिस्पिरेशन है और एक ब्लड सर्कुलेशन है। यानी गैस आती है और ब्लड जो है पूरे बॉडी में दौड़ता रहता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। और ब्लड जो है पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। डाइजेशन के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो हमारे ब्लड में छोड़े जाते हैं। ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो पोषक पदार्थ का परिवहन भी करता है। और गैसों का परिवहन भी करता है। जैसे रिस्पिरेशन के थ्रू हम जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन जो आती है रिस्पिरेशन के थ्रू लंग में इकट्ठा की जाती है, स्टोर होती है, और फिर जो है जो ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आता है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होती है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू बाएं आलिंद में आता है और बाएं हार्ट से फिर वो पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो गैसों का जो है परिवहन भी ब्लड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड में ही मिक्स होती है और ब्लड जो है पूरे बॉडी ऑर्गन तक हार्ट के थ्रू भेजा जाता है। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी करता है। उत्सर्जी पदार्थ से मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका भी परिवहन करता है। ब्लड जब किडनी में जाता है, वहाँ पे जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फ़िल्टर करके किडनी बाहर निकाल देती है और फिर ब्लड जो प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी में वापस कर दिया जाता है। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना है? तो प्लाज्मा और काप्सल से बना होता है मिलकर। तो प्लाज्मा 60% है और काप्सल्स यानी रुधिराणु 40% होते हैं। प्लाज्मा में ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिक्स होते हैं। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो प्लाज्मा जो है येलो कलर, लाइट येलो कलर में चेंज हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। सीरम से ही फिर वैक्सीन तैयार की जाती है या फिर सीरम के फॉर्म में ही हमें वैक्सीन लगाई जाती है। कोई भी वैक्सीन लगती है तो वो सीरम ही रहता है। अब कैप्सूल जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनको आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स जो 50 लाख होती है हमारे ब्लड में और या 5 मिलियन, कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 मिलियन, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 50 लाख या 5 मिलियन। और ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं, 120 दिन तक जीवित रहती हैं। और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स यानी ल्यूकीमिया, जब इनकी कमी से हमें कैंसर भी हो जाता है, यानी ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती हैं, इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करती हैं, यानी बाहरी जर्म्स से हमारी रक्षा करती हैं। इनकी संख्या जो है 10,000 होती है और ये 4 डेज तक जीवित रहती हैं, 4 दिन तक जीवित रहती हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स ये 2 लाख होती हैं हमारे ब्लड में और 7 डेज तक जीवित रहती हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इनके जो मरने का दिन है यानी डे इनका काफ़ी डिफरेंस है। तो ये जो है हमारी प्लाज्मा तो हमेशा जीवित रहती है, ये जो है इसका फॉर्मेशन इनको समय समय पर बाहर निकालती रहती हैं और बोन मैरो जहाँ पे तीनों का फॉर्मेशन होता है वो समय समय पर प्लाज्मा में इन तीनों को मिक्स करता रहता है। अब आइए डिटेल में तीनों का अध्ययन करते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इसका शेप जो है राउंड या स्फेरिकल होता है, चपटा, थोड़ा सा राउंड और चपटा होता है। ऊंचाई पर जाने पर इनका शेप जो है इंक्रीज होता है, यानी जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमारी आरबीसी इंक्रीज करती हैं ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए। लाइसोसोम जो है अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, कैप्सूल जो है 55% होती हैं और ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यही आयरन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है हमारे ब्लड में। अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आरबीसी कम हो जाती हैं, आरबीसी कम होती हैं तो वही कहा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी है, यानी रक्ताल्पता जिसे कहते हैं। इसे रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसे एनीमिया भी कहते हैं, ब्लड की कमी से।
WBC ल्यूकोसाइट्स, इनका शेप जो है इर्रेगुलर होता है। जैसे अमीबा का शेप होता है इर्रेगुलर, वैसे ही इनका शेप भी इर्रेगुलर होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेव फॉर डिजीजेज, ये हमें हमारी डिजीजेज से रक्षा करती हैं। मतलब जो भी बाहरी बैक्टीरिया वायरस है, जो भी बाहरी जर्म्स हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं WBC। इनका टाइप क्या है? ये 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 3 जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनका मेन वर्क है। एंटीबॉडी, ये हमारी रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट, यानी कोई भी वायरस अटैक किया हमारी बॉडी पे तो ये एंटीबॉडी जो है तुरंत लिम्फोसाइट के पास आती हैं, जिन्हें टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टी सेल किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट को। या लिम्फोसाइट को और किस नाम से जानते हैं? टी सेल। तो एंटीबॉडी जो है लिम्फोसाइट या टी सेल के पास आती हैं, फिर ये टी सेल्स जाती हैं, उनको मार डालती हैं। जो भी बाहरी बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी पर अटैक किए हैं उनको मार डालती हैं। और मोनोसाइट्स जो सबसे आकार में बड़ी होती हैं, वो उनको खा जाती हैं। जो भी वायरस बैक्टीरिया मरे हैं उनको खा जाती हैं। और जो बाकी की रेस्ट हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये उन तीनों की मदद करती हैं। एंटीबॉडी ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स की मदद करती हैं। प्लेटलेट्स जो है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका शेप जो है वो प्लेट की तरह होता है, प्लेट या लेंस की तरह होता है। ये लेंस होता है ना, इस तरह से होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और गिव मोर एनर्जी, हमें एनर्जी देती हैं। जैसे RBC है, RBC हमारे बॉडी को स्फूर्ति देती है, हमें स्फूर्ति यानी वर्क करने की एनर्जी प्रदान करती है। और WBC हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो ये स्फूर्ति ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, यानी बहुत कम देर तक ही हम स्फूर्तिपूर्ण या स्वस्थ रह पाएंगे। तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी तीनों की कमी नहीं होनी चाहिए। प्लेटलेट्स, WBC और RBC, तीनों की कमी नहीं होनी चाहिए। RBC 50 लाख या 5 मिलियंस होनी चाहिए, WBC 10,000, प्लेटलेट्स 2 लाख। अगर इनसे कम है तो आपके बॉडी में रोग जो है दस्तक देने लगेंगे। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।